नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सभी लोगों का स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूबेदार मल्हारराव होलकर जी के जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में। कौन सी थी उनकी आखिरी मुहिम जिसके दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने अभी के पिछले वीडियो में यह देखा था कि किस तरह से पानीपत के युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार होती है, यानी कि भारतीय सेनाओं की हार होती है और अफगानिस्तान से आए अब्दाली की जीत होती है, जिसका साथ भारत के कुछ मुस्लिम राजाओं ने दिया था। दोस्तों, अब इतनी बड़ी हार जब किसी सेना की हो जाती है तो जो सेना थी मराठा सेना, वह काफी सदमे में चली गई थी और इसी हार के सदमे में सूबेदार मल्हारराव होलकर जी की पटरानी गौतमाबाई साहेब जी की मृत्यु हो जाती है और जो पेशवा थे, जो सबसे पावरफुल सेंटर ऑफ पावर जो था पेशवा नाना साहेब जी, उनकी भी दोस्तों इसी हार के गम में मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो अभी कहीं ना कहीं इस हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे। तो दोस्तों, अब भारत में सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मराठे अब महाशक्ति नहीं रहे। छोटे छोटे राजा, यहां तक कि जमींदार भी विद्रोह कर रहे थे या इसके बारे में सोच रहे थे। तो मराठा साम्राज्य को दोस्तों यदि अब फिर से खड़ा होना था, भारत में अपना लोहा मनवाना था, तो मल्हार सरकार को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना बहुत ज्यादा जरूरी था। 20 जुलाई सन 1761 में नाना साहेब पेशवा जी के पुत्र नवयुवा माधवराव जी पेशवा बनाए जाते हैं। क्योंकि उनकी उम्र अभी बहुत कम होती है तो उनके जो काका थे, जो कि बहुत अनुभवी थे और महत्वाकांक्षी भी थे, राघोबा दादा, वह उनका मार्गदर्शन करते हैं। मराठा साम्राज्य के खिलाफ अब जो विद्रोह खड़े हो रहे थे एक के बाद एक, इसमें जयपुर के राजा माधव सिंह जो थे, उन्होंने राजपूताने से मराठों की सारी चौकियां हटा दी थी और जो दिल्ली में नजीब खान था, जो रोहिला पठान था, जिसने अहमद शाह अब्दाली को एक तरह से कह सकते कि आमंत्रण दिया था कि भारत में आओ, वह दिल्ली का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया था। और दोस्तों, अंग्रेज जो थे वो भारत में एक के बाद एक नए इलाकों को जीतते जा रहे थे और भारतीय राजा उनके अधीन होते जा रहे थे, उनसे संधि करते जा रहे थे। तो इस तरह का परिदेश था कुछ हिंदुस्तान यानी कि उत्तर भारत का। अब दोस्तों, अब उत्तर भारत की एक और स्थिति जो हमें देखने लायक है वह ये कि जो उत्तर भारत में यदि हम जैसे जानते हैं कि दो कुल सबसे शक्तिशाली थे, एक थे हमारे शिंदे और एक थे होलकर। अब पानीपत के युद्ध में जो सिंधिया घराना था, यानी कि जो शिंदे घराना था, उसके सभी जो पुरुष थे वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे, बड़ी बहादुरी से लड़े थे सभी और बच गए थे राणो जी के पुत्र महाद जी, जो कि ऐसा कहा जाता है कि एक दासी के पुत्र थे। और दोस्तों, महाद जी भी अपना एक पैर आधा गवा के इस युद्ध से लौटे थे। तो दोस्तों, अब उत्तर भारत में मराठा सेना को यदि खड़ा होना था तो सबसे शक्तिशाली सूबेदार जो थे वह मल्हारराव होलकर जी ही थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। और जो दोस्तों महाद जी भी थे वह भी इस बात को जानते थे, तो वह भी होलकरों के साथ जुड़कर ही कार्य कर रहे थे। और मल्हार सरकार ने भी महाद जी को अपने पुत्र के समान ही संरक्षण दिया और उनके उत्थान में सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की थी तो वो मल्हार सरकार की ही भूमिका थी। तो दोस्तों, अब इस परिदृश्य में विद्रोह को दबाना था मराठा सेना को और पुनः भगवा झंडा लहराना था। तो सबसे पहले राजपुताना के कोटा परगना के मगरोल में सूबेदार मल्हारराव होलकर और राजा माधव सिंह की सेनाओं में युद्ध होता है और 30 नवंबर सन 1761 में मल्हारराव जी युद्ध को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और यह संकेत था पूरे भारत के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जलाए गए मशाल अब भी जल रही है, बुझी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ जहां बाहरी विद्रोह तो चल ही रहा था, ऐसे में पुणे का जो शनिवार वाड़ा था उसकी आंतरिक राजनीति कुछ और ही चल रही थी। यहां पर जो युवा पेशवा थे माधवराव और उनके जो काका, महत्वाकांक्षी काका राघोबा दादा के बीच सत्ता व ताकत को लेकर संघर्ष बढ़ रहा था। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था क्योंकि पेशवा तो माधवराव थे पर उनके रीजेंट जो
चला रहे थे वह तो राघोपा दादा थे, तो कई सारे मुद्दों पे उनमें अनबन होती रहती थी। अब ऐसी स्थिति में मराठा साम्राज्य तो फिर से खड़ा नहीं हो सकता था, तो अब इनमें जरूरत थी सुलह करवाने की, और यह सुलह सिर्फ मल्हार सरकार ही करवा सकते थे। मराठा साम्राज्य के भीष्म पुरुष जो थे वो उन्हीं को बुलाया गया कि दादा आप ही आओ, काका साहेब आप ही आओ, और जो पेशवा और उनके काका के बीच में सुलह करवा दो, दादा साहेब के बीच में सुलह करवा दो। तो इस तरह से सन 1662 में जो माधवराव जी और उनके काका राघोपा दादा के बीच मल्हार राव जी सुलह भी करवा देते हैं, परंतु फिर भी उसके बाद दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी जाती है, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। वहीं अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत में विद्रोह हो रहे थे तो दक्षिण भारत कहाँ पीछे रहने वाला था। यहाँ पे जो हैदराबाद के निजाम थे आसिफ जहां, वह अलग नहीं मान रहे थे, वह भी युद्ध के लिए उतारू हो गए थे। तो दोस्तों अब पेशवा यहाँ पर भी सूबेदार मल्हार राव होलकर और सभी सरदारों को बुलाते हैं और निजाम के ऊपर टूट पड़ते हैं पूरी ताकत से, और निजाम को बुरी तरह से हरा देते हैं। दोस्तों हालांकि यह जो युद्ध था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। शुरू में जो राघोपा दादा थे वह निजाम की तरफ थे और कुछ और सरदार भी थे, परंतु बाद में सब एक हो जाते हैं, मराठा सरदार और सैनिक, और निजाम को हरा देते हैं। इस तरह से यह कुछ युद्ध हुआ था। और दोस्तों यह एक बहुत बड़ी जीत थी मल्हार सरकार के लिए भी और पूरे मराठा साम्राज्य के लिए भी। यह एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि पानीपत की हार का जो कलंक लगा था उसको धोने में इस जीत ने बहुत मदद की थी मराठा साम्राज्य की। दोस्तों अब मराठा जो थे उनको पता था कि अब जो दूसरी सबसे शक्तिशाली ताकत उभर रही है वह मुगलों की तो है नहीं, वह ताकत है अंग्रेजों की। तो उन्होंने ये मान के ही चल रहे थे कि भैया अब अंग्रेजों से अपना युद्ध होना ही है। और दोस्तों 22 अक्टूबर सन 1764 में उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का सामना होता है बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला और मुगल जो थे शाह आलम द्वितीय, उनकी संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की सेना। अब दोस्तों यह युद्ध होता है, इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। वही कारण था उनकी नई टेक्नोलॉजी और युद्ध की नई रणनीति, और वो आपसी जो भारत में गद्दारियों का जो सिलसिला था वह तो चल ही रहा था। तो इस कारण अंग्रेज यहाँ पर भी जीत जाते हैं और यह जीत उत्तर भारत में अंग्रेजों के भविष्य के लिए एक बहुत ही निर्णायक जीत साबित होती है। इसके बाद मल्हार सरकार जो थे इस घटना की इस पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब भैया इस युद्ध जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में होने वाला है इसे टाला नहीं जा सकता, यह युद्ध तो होकर ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने लायक है कि जब मल्हार सरकार इन युद्धों की इन मुहिमों पर बाहर हुआ करते थे, इंदौर से बाहर मालवा से बाहर हुआ करते थे, तब राज्य का जो सारा कामकाज था वह माँ अहिल्या और तुकोजी बाबूजी ही संभाल रहे थे। और दोस्तों मल्हार सरकार को माँ अहिल्या पे इतना भरोसा था कि जब युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है सैनिकों के अलावा हथियार, तो अब उनको पता था इतना बड़ा युद्ध होने वाला है तो इसके लिए हथियारशाला यानी कि जो तोपखाना था वह लगाने की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने जो तोपखाना ग्वालियर के पास लगवाया था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने माँ अहिल्या को ही दी थी। और दोस्तों इस तोपखाने में तोपें तो बनाई जाती थी, उनके गोले, बंदूकें, जंबूराक जो एक नई तरह की बंदूक थी या तोप थी जिसको ऊठक पे रख के चलाया जाता था, और गोलियां और युद्ध का अन्य सामान बड़े पैमाने पे बनाया जाता था। इसकी जो पूरी देखभाल का काम उन्होंने माँ अहिल्या को ही सौंप के रखा था। अब दोस्तों उत्तर भारत में इस समय जाटों और रोहिलाओं के बीच में भी युद्ध चल रहा था। दोस्तों जो नजीब खान था उसने राजा सूरजमल जाट का सर धड़ से अलग कर दिया था। अब जो राजा सूरजमल जाट के पुत्र थे उन्होंने भी मल्हार सरकार से कहते हैं कि यहाँ पर आइए हमारी कुछ मदद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति थी वो बड़ी रोचक है क्योंकि पानीपत के युद्ध में जाटों ने जो सहयोग किया था मराठों को लौटते समय उसे भुलाया नहीं जा सकता था। और दोस्तों जो नजीब खान था जो पानीपत का जिसे मेन विलन भी कहते हैं, उसके साथ जो सूबेदार मल्हार राव होलकर के संबंध थे वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड थे।
एक तरफ जहां नजीब खान उन्हें अपना पिता मानता था, वो मल्हार सरकार भी उसे बेटे की तरह प्रेम दिया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ यह सबसे बड़ा दुश्मन भी था एक तरह से देखा जाए तो मराठों का। तो इस तरह की राजनीति के कुछ इक्वेशंस थी उत्तर भारत की। तो मल्हार सरकार के लिए यही बेहतर था कि वो दोनों के बीच में सुलह करवा दे, समझौता करवा दे, और वह भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अब दोस्तों, अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे, वह मल्हार सरकार से कहते हैं कि देखो, अभी हम पानीपत के जो अपने बीच में जो लड़ाई हुई है उसको भुला देते हैं, अभी अपन फोकस करते हैं अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि आप तो अब जानते हो कि अब्दाली का भी पानीपत के युद्ध में बड़ा नुकसान किया है आप लोगों ने। अब वह तो वापस लौट के आने वाला नहीं है, उसकी सेना इतनी कमज़ोर हो चुकी है, और हम मुगलों और में भी इतनी ताकत नहीं है कि अब हम आपको चुनौती दे सकें। तो आपको और हमें चुनौती कौन दे सकता है? तो वो है अभी अंग्रेज। तो आइए हम दोनों हाथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। तो मल्हार सरकार मान जाते हैं और शुजा उन्हें एक बहुत बड़ी रकम भी देता है। तो दोस्तों, यह युद्ध शुरू होता है और जो शुजा-उद-दौला और मराठाओं की सेना एक साथ आती है इस युद्ध पे। दोस्तों, युद्ध शुरू होता है तो शुरुआत में मल्हार सरकार अंग्रेजों की सेनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जो पारंपरिक गमीनी कावा युद्ध नीति थी उसके द्वारा। परंतु बाद में अंग्रेजों की नई तरह की जो यूरोप से वो जो सीख कर आए थे, उनकी सेना का नया तरह से किस तरह से संरचना बनाना है, युद्ध का व्यू बनाना है, और विशेष रूप से उनकी जो बंदूकें थी वह काफ़ी उन्नत थी, उनकी तोपें बहुत उन्नत थी। तो इसके आगे मराठा सेनाओं की नहीं चलती और वह इस युद्ध को हार जाते हैं। दोस्तों, मल्हार सरकार यहाँ से हड़ौती क्षेत्र जो कि है वहाँ से सरदेशमुखी एवं चौथ वसूल करते हैं, और फिर दतिया के राजा और वोड़से और शेवड़े और गोहद के जाटों के विद्रोह को दबाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसमें उनको पूरा साथ मिलता है यहाँ पर शूरवीर महादजी शिंदे का। दोस्तों, महादजी जो थे वह बहुत ही कमाल के एक सेना के कमांडर थे। यदि वह नहीं होते तो उत्तर भारत में मराठों को फिर से कंसोलिडेट कर पाना, फिर से अपनी शक्ति को पा पाना लगभग असंभव ही होता। तो दोस्तों, महादजी शिंदे का भी साथ था तो सफलता तो मराठों को मिलनी ही थी। यही नहीं, राघोबा दादा भी इस समय उत्तर भारत में ही थे, तो मराठा वापस से अपने पैर जमा पाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि मल्हार सरकार अपनी उम्र के 7वें दशक में थे, और दोस्तों उस समय जब औसत आयु काफ़ी कम हुआ करती थी, उसके हिसाब से एक 70 अपनी उम्र के 7वें दशक में पहुंचना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी दोस्तों। और लगातार इस तरह की मुहिमों पर रहने के कारण उनके लोहे जैसे बदन में भी अब उम्र के असर दिखने लगे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कानों में इन्फेक्शन हो गया था जो कि ठीक नहीं हो पा रहा था, और कुछ लोग यह कहते हैं कि उनको जाटों के खिलाफ युद्ध में एक गोली लगी थी या उनको कुछ जख्म हुआ था जो कि अब नासूर बन गया था। तो उनका स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा था। अब वह बुंदेलखंड में एक आलमपुरा नाम की जगह है, वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। यहाँ पर राघोबा दादा, महादजी सिंधिया और माँ अहिल्या वो मल्हार सरकार की 2 पत्नियां बानाबाई साहेब और द्वारकाबाई साहेब भी आ जाती हैं। अब दोस्तों, मल्हार सरकार महादजी शिंदे या फिर सिंधिया को मालवा की रक्षा का वचन देते हैं, और दोस्तों 20 मई सन 1766 यानी कि 73 वर्ष की आयु में मल्हार सरकार का निधन हो जाता है। मराठा साम्राज्य के इस चमकते हुए सूरज का अंत हो जाता है। दोस्तों, उनकी चिता सजाई जाती है जिसमें बाना आई और द्वारका आई सती हो जाती है। हरकौर बाई साहब इस समय वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए वह सती नहीं हो पाती। और दोस्तों, मालेराव को सूबेदार बनाने की औपचारिकता यहाँ से शुरू कर दी जाती है। और दोस्तों, ये जो समाधि स्थल था, यहाँ पर माँ अहिल्या आलमपुरा में ही एक भव्य छतरी का निर्माण करवाती है जो कि आज भी मौजूद है, काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।